देखो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ना, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सारे कार्बन के कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। वो हम अभी आगे देखेंगे कौन कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। जनरली डेफिनेशन यही बोली जाए, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर यही बोल देते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होगा वो क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। लेकिन वहाँ भी यही एक्सेप्शन है कि सारे के सारे ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है वो ऑर्गेनिक नहीं होते। ठीक है, अभी हम देखेंगे कौन कौन से। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं CO2। अब देखो CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, और कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ना ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच नहीं करती। लेकिन डेफिनेशन हम फिर भी यही रखेंगे, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कार्बन तो है ही है, ठीक है। कभी ये मत बोल सोच लेना कि यहाँ पे कार्बन नहीं लिखा तो नहीं होगा। कार्बन तो पक्का है। कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी मिलता है किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ अदर एलिमेंट भी मिल सकते हैं, जैसे सल्फर भी है, ठीक है, और भी मिल सकते हैं। बट मेनली जो कार्बन है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनमें क्या मिलेगा? कार्बन और हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है, मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। बट और भी एलिमेंट्स मिल सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स मतलब कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। देखो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं पहले ना लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलते थे। मतलब पहले ना ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में नहीं बना सकते थे, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन करने पड़ते थे। तो भाई देखो, ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ कितने एक ही जगह से मिल रही है तो माना जाने लगता है कि यहाँ कोई एक पर्टिकुलर सोर्स है, पर्टिकुलर कोई फोर्स है जिसकी वजह से यहाँ पे ये बन रही है। तो ऐसे ही ना, जब क्योंकि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते थे, तो ये माना जाने लगा कि कोई एक बहुत बड़ी ताकत है, वाइटल फोर्स है, जिसने इंसान को बनाया या लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाया। वही एक वाइटल फोर्स है, वही एक सुपर नेचुरल पावर है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकती है ना। तो इससे एक थ्योरी आई, वाइटल फोर्स थ्योरी। देखो इनिशियली ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स। नेचुरल मटेरियल से आते थे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड टिल 1828, 1828 तक। तो ये माना जाने लगा कि एक वाइटल फोर्स है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है। It was believed that the organic compound could only be formed within the living body, and hence a vital force which create living things was necessary for this preparation. जिस वाइटल फोर्स ने, जिस सुपर नेचुरल पावर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाया, देखो कितने परफेक्ट डिज़ाइन है। तो कुछ सुपर नेचुरल पावर है, पक्का ऐसा मानते हैं लोग, साइंटिस्ट भी मानते हैं कि कुछ सुपर नेचुरल पावर है जिसने मतलब एक इतने परफेक्ट डिज़ाइन बनाए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग तरह का, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए अलग अलग तरह से बनाया। तो एक वाइटल फोर्स थ्योरी पॉपुलर हो गई कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स की जरूरत है, वो केवल नेचर के पास है या फिर कोई सुपर नेचुरल पावर के पास है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट हुए फ्रेडरिक होलर, 1828 में इन्होंने ना इस वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साइंटिस्ट। वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्प्रूव करने वाले साइंटिस्ट फ्रेडरिक होलर। अब इन्होंने ऐसा क्या किया था? इन्होंने बनाया यूरिया। इन्होंने बनाया यूरिया, ठीक है। यूरिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड O NH2 और NH2, ऐसे ऐसे याद रख लेना। ये मैंने यूरिया का स्ट्रक्चर बना दिया। फॉर्मूला ये होता है CO NH2 एक और एक NH2 है, ठीक है। तो ये उन्होंने यूरिया बना दिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखो इसमें नाइट्रोजन आ रहा है। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंडर बनाया किससे? किसी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक लिखा हुआ है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जिसका नाम था अमोनियम साइनेट, और फॉर्मूला ये रहा NH4CnO। अब यहाँ पे ना हमारे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। अगर इसका अमोनियम साइनेट का दो चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या क्या हो गई? पहली चीज़ तो ये हो गई कि यूरिया,
मतलब फ्रेडरिक होलर ने कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, तो यूरिया। फॉर्मूला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई, किस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया था, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था अमोनियम साइनेट और उसका फॉर्मूला हो गया NH4Cl। ठीक है, तो ये इस पूरी वीडियो का निचोड़ है, एक वाइटल फोर्स थ्योरी, एक फ्रेडरिक होलर और एक यूरिया एंड अमोनियम साइनेट। अब मैंने तुम लोगों को बताया था कहते हैं कि सारे कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं होते। नॉट ऑल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सब में कार्बन है, लेकिन कहते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, वो भी उसमें कार्बन है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कार्बाइड्स, ठीक है, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो दीज आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब क्यों नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम दोज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है ना, उनसे एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है।